भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या में कमी तो आई है, पर क्या उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और मकान की सुविधाएं ठीक से उपलब्ध हो पा रही है? क्या सरकार इन मंदी में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को गरीबी आंकड़े के पैमाने में शामिल करती है, या केवल उनकी आय में हुई वृद्धि के चलते ही उन्हें गरीबी रेखा के स्तर के ऊपर मान लिया जाता है? पैरा। भारत में 1947 में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि अब देश की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की आय में वृद्धि के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के कारण यह कमी देखने में आई है। उसके पीछे मुख्य कारण विभिन्न वित्तीय योजनाओं को डिजिटल माध्यमों पर ले जाना है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जनधन योजना ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 41 करोड़ खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं। खासकर महिलाओं के 22 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनके खातों में आज सीधे सब्सिडी का पैसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है। इसमें बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। पूरा का पूरा पैसा हितग्राहियों के खातों में सीधे जमा हो रहा है। पैरा। भारत उन अग्रणी देशों में रहा है जिन्होंने गरीबी रेखा को सबसे पहले परिभाषित किया। 1960 से ही भारत और विश्व बैंक की इस संबंध में परस्पर चर्चा चलती आई है, और भारत में गरीबी रेखा की जो परिभाषा दी गई थी, उसी के इर्द गिर्द विश्व बैंक ने भी $1 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते $2 तक पहुंच गई। विश्व बैंक ने समय समय पर गरीबी रेखा की परिभाषा में सुधार किया है, इसलिए कि विभिन्न देशों के निवासियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ उनकी आय में भी वृद्धि होना आवश्यक है। भारत में भी शुरू में प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत, यानी कितनी कैलोरी के लिए किस खाद्य सामग्री का उपभोग भी करना होगा, और उस खाद्य सामग्री का उपभोग भी करना होगा, और उस खाद्य सामग्री को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति आय आवश्यक होगी। उस आय को भी गरीबी रेखा माना गया था। उस समय सोचा गया था कि चूंकि अस्पताल और स्कूलों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है, इसलिए स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई के लिए गरीबी व्यक्तियों को कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी में स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च को शामिल नहीं किया गया था। पर आज की स्थिति में गरीबी रेखा निर्धारित करते समय खाद्य सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मसलन देश में शिक्षा का स्तर कितना है। पैरा, जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। ये आपकी और मेरी कही बात नहीं है वरन वेद वाक्य है। फिर भी इस ध्रुव सत्य पर उपेक्षा के बादल सदियों से मंडराते आ रहे हैं। विषय के आधुनिक पक्ष की ओर विचार करें तो मुझे एक तरफ जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि नारी सशक्तिकरण, लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएं लागू की जाती रही है, जो साबित करती है कि अभी भी समाज के ऊंचे पदों पर बुद्धिजीवी लोग आसीन हैं, जो सृष्टि की संरचना में आदि भूमिका निभाने वाली महयशी महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए कार्यरत है। दूसरी तरफ यह सोचकर मुझे काफ़ी दुख होता है कि भारत जैसे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह बताने की ज़रूरत है कि नारियों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन लोगों के जहन में ये साधारण सी बात क्यों नहीं आती कि उनके अस्तित्व में आदि साझेदारी स्त्री की ही है। और अगर वो इस विषय पर थोड़ा और विचार करें तो वे यह भी जान पाएंगे कि अगर उनके व्यक्तित्व में कहीं भी कुछ भी कमी रह गई है तो इसके पीछे का एकमात्र कारण उनसे जुड़ी स्त्रियों के अधिकारों का हनन है। आज के इस विकासशील देश में जहां मंगलयान की सफलता पर पूरा विश्व भारत को शुभकामनाएं दे रहा है, पैरा, उसी समय एक सवाल मुंह उठाता है कि क्या भारत केवल तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? क्या नारियों के प्रति सोच विचार और मानसिकता में प्रगति शिथिल पड़ी हुई है? लिंगानुपात के बढ़ते असंतुलन को देखकर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। पिछले 14 वर्षों में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियां ही अव्वल रही है। यहाँ तक कि विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनती, धैर्यवान, अहिंसक और ईमानदार होती है और ये सभी गुण उन्नति के मार्ग में मील का पत्थर साबित होती है। ये सब जानने के बाद भी हम नारियों के साथ अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा कृत्य पाशविकता का पर्याय नहीं है? पैरा, अब आवश्यकता है कि हम नज़र उठाकर देखें उन देशों की तरफ जो विकसित है और पाएंगे कि सभी विकसित देशों में एक बात सामान्य है कि वहाँ नारियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाता है। शायद ऐसे ही कुछ कारण हैं जिस वजह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की और सबको यह संदेश दिया गया